हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मनी डिमांड और मनी सप्लाई को, जो हम लोग डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट कर रहे थे। तो मनी डिमांड किस किस कारणों की वजह से होती है उसकी बात की थी। हमारा वही चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। इसमें लास्ट वीडियो हम लोगों ने जो कलर स्कीम यूज की थी, मैंने पूछा था कि कैसी है, वो आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी उसको हम लोग यूज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है पीछे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी जो पुराना अपना टेम्पलेट था उसी को यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो खैर देखिए, मुद्रा की मांग और आपूर्ति एक विस्तृत चर्चा में मुद्रा धारण करने का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? जो संव्यवहार होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको जारी रखना, ठीक है। ट्रांजैक्शंस आपको करने रहते हैं, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा मनी की डिमांड है, आपके पास मुद्रा हो क्यों हो, तो उसमें पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? संव्यवहारों को जारी रखना। और दूसरा भी था जिसको हम लोगों ने काफी ब्रीफ में डिस्कशन किया था, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेकुलेटिव मोटिव, सट्टा प्रयोजन बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। हमारे व्यय के ढांचे और प्राप्तियों में प्रायः मिलान नहीं होता, ये भी एक दूसरा फैक्टर है। अच्छा, ये इसका क्या मतलब है? देखिए, दो चीजें हैं। जो मुख्य प्रयोजन है वो तो हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव हो गया। दूसरा प्रयोजन है कि स्पेकुलेट करते हैं लोग कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली है या इंटरेस्ट रेट घटने वाली है, उसी हिसाब से हम लोग बाकी संपत्तियों में अपने संपत्ति को रखें, परिसंपत्तियों में, या फिर मुद्रा में रखें, इसको डिसाइड करना होता है। लेकिन अब जो बात आती है ट्रांजैक्शंस की, किसकी बात आती है? संव्यवहारों की। तो जब हम लोग संव्यवहारों की बात करेंगे तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए। नॉर्मली होता क्या है कि सैलरी ज्यादातर लोगों को मिलती है 1 तारीख को या 5 तारीख को। अब आपको 1 तारीख को मिल रही है सैलरी, लेकिन खर्चा आपका निरंतर होता रहता है ना। तो होता क्या है कि पैसे जिस दिन मिल रहे हैं सिर्फ उसी दिन खर्च करना, ऐसा तो है नहीं। और इसका मतलब कि हमें जो प्राप्तियां हो रही हैं आमतौर पर किसी अर्थव्यवस्था में, और किसी अर्थव्यवस्था में जो खर्चे हो रहे हैं, उनके टाइम्स जो टाइम है वो एक एग्जैक्टली सिंक्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपको सैलरी मिली सिर्फ उसी दिन खर्च किया। तो होता क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा व्यय का ढांचा होता है, जिस तरह से हम लोग खर्च कर रहे होते हैं वो, और जो हमारी प्राप्तियां होती हैं, जो हमारी सैलरी हो रही है, अगर आप दुकान भी चला रहे हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि उनमें प्रायः मिलान नहीं होता, ठीक। अच्छा, और क्या होता है? देखिए, लोग सामान्यतः किसी निश्चित समय पर आय प्राप्त करते हैं, किंतु वह उस पूरे समयांतराल में निरंतर होता रहता है, जैसे नॉर्मली सैलरीड एम्प्लॉयज के केस में होता है, जिनको वेतन मिल रहा होता है। अच्छा, मान लीजिए कि आपको प्रत्येक माह की पहली तारीख को 100 रुपए आय प्राप्त होती है, और इस पूरी आय का माह के शेष दिनों में व्यय होता रहता है। यानी कि आपको 100 रुपए मिला और आप महीने में पूरा का पूरा 100 रुपए खर्च कर देते हो, ठीक है। तो उस महीने के अंत में कितना रुपए आपके पास बचा? 0। महीने के स्टार्टिंग में कितना था? 100 रुपए। तो औसतन अगर देखा जाए तो आपको 50 रुपए जो है ना, वो आपके पास एक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप औसत खर्चा निकालोगे तो कितना हुआ? 50 हुआ, ठीक। क्यों? जो औसत आपके पास पैसे हैं, स्टार्टिंग में है 100 रुपए, अंत में है 0 रुपए, दोनों को जोड़ करके आपने हाफ कर दिया, और हम ये मानते हैं, असम्पशन हमारा ये है कि हम हर दिन बिल्कुल बराबर पैसे खर्च कर रहे होते हैं, ठीक। इसी की जगह अगर मान लीजिए आपने 60 रुपए माना होता और आपने महीने के अंत में 0 रुपए बच रहा है और 30 दिन का दिन है, तो एक दिन के बाद कितना बचा? पहले जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन तो 60 था, फिर आपके पास 58 रह गया, फिर आपके पास 56 रह गया, फिर आपके पास 54 रह गया। ऐसे होते होते एक दिन आएगा 4 रुपए, फिर बचेगा 2 रुपए, फिर बचेगा 0 रुपए, ठीक। तो अगर आप इसका औसत निकालोगे कि औसत आपके पास कितना पैसा है, तो यहां पर आ जाएगा 30। कैसे आ जाएगा? आप इन सबको जोड़ोगे, फिर 30 से डिवाइड करोगे तब भी आ जाएगा 30, नहीं तो आप 60 में 0 को जोड़ा और 2 से डिवाइड किया तो भी 30 आ जाएगा। तो 100 वाले केस में जब हमारे पास जो सैलरी है वो 100 रुपए है और हम लोग बराबर खर्च करते जा रहे हैं हर दिन, तो औसत जो आपका खर्चा हो रहा है वो 50 रुपए का है। तो हम लोग ये कर सकते हैं इस वाले केस में कि जो हमारी औसत मांग आती है ना, इस प्रकार माह के आरंभ और अंत में आपका रोकड़ शेष क्रमशः 100 रुपए और 0 रहता है। ये बात हम लोगों ने करी ली। हुआ क्या? तब आपकी औसत नकद धारिता, इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज कैश होल्डिंग, वो कितनी होगी? तो आपने 100 रुपए में 0 रुपए जोड़ा और 2 से भाग दे दिया, तो कितना हो गया? 50 रुपए आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज कैश होल्डिंग, औसत नकद धारिता। ये कितना? 50 रुपए के बराबर हो गई। अब जिससे आप हर माह 100 रुपए मूल्य का संव्यवहार करते हैं। देखो, यही चीज समझना इंपॉर्टेंट है। आपके पास हमेशा 100 रुपए नहीं थे, मतलब स्टार्टिंग में आपके पास 100 रुपए था, फिर अंत में कम भी रह गया, है ना, 4, 2, 0 हो गया। जब 60 वाला हम लोगों ने केस का उदाहरण दिया, तो
औसत नकद धारिता कितनी रही, ऑन एन एवरेज आपके पास कितना कैश था, तो 50 रुपए रहा। अब कैश आपके पास एवरेज जो है वो आपके पास 50 रुपए का है, लेकिन आपने ट्रांजेक्शन कितने का किया, 100 रुपए का किया। क्या किया, 100 रुपए का ट्रांजेक्शन किया। तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक, हो क्या रहा है कि जितने आपके पास पैसे, ऐसा नहीं कि आपको अगर 100 रुपए का ट्रांजेक्शन है, 100 रुपए का लेन देन करना है तो आपके पास 100 रुपए ही हो, एक दिन में तो नहीं कर रहे हैं ना, एक एक करके कर रहे हैं। तो औसत धारिता कितनी निकल करके आ रही है, वो आ रही है आपकी क्योंकि पहले तो 100 रुपए है, फिर लास्ट में ऐसा रहा जब 50 रुपए से कम वाले दिन पहुंच के 15 तारीख के बाद अगर आप पहुंचोगे तो आपके पास 100 रुपए नहीं होंगे, 50 भी नहीं होंगे, उससे भी कम होंगे। तो औसत आपके पास कितना है, 50। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जितने का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उससे कम मुद्रा की आपको आवश्यकता है ट्रांजेक्शन करने के लिए। ठीक, ये चीज आ रही समझ में, इसी को भी देखेंगे। सैलरी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, 100 रुपए का आपको सैलरी मिली। टोटल एक्सपेंसेस, आपने टोटल खर्चा कितना किया महीने के दौरान, 100 रुपए। और ये जो 100 रुपए है वही आपका टोटल ट्रांजेक्शन, कुल लेन देन भी हो गया। और इसी में जो एवरेज कैश होल्डिंग है आपकी 50 रुपए की आ गई, यानी कि कैश होल्डिंग यानी कि जो आपको मुद्रा रखने की आवश्यकता है 100 रुपए के ट्रांजेक्शन के लिए, इस केस में वो 50 रुपए ही आ रही है। इसका मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी ट्रांजेक्शन आपको करने हैं, जो ट्रांजेक्शन लेन देन की कुल वैल्यू है उसका आप एक छोटा सा हिस्सा भी मुद्रा के रूप में रखोगे तब भी सारे ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं। ठीक, अच्छा अभी क्या हुआ, अतः आपकी मुद्रा की औसत समव्यवहार मांग जो है, क्या, औसत समव्यवहार मांग यानी कि एवरेज ट्रांजैक्शन डिमांड जो है किसकी, मनी की, वो कितनी है, आपकी मासिक आय, मासिक आय कितनी थी, 100 रुपए, या फिर आपका मासिक समव्यवहार, आपका मासिक समव्यवहार भी 100 रुपए का था, 100 रुपए का आपको ट्रांजैक्शन कर रहे थे, 100 रुपए आपकी सैलरी थी, लेकिन जो आपका औसत ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी देखोगे वो 50 निकल करके आ गया था, है ना। क्या हो रहा है कि आधे के बराबर है। ठीक है, आधा हो गया, 50। अच्छा, अब क्या हुआ, अब हम दो संस्थाओं वाली एक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में एक अकेला इंसान तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हमारी सिंप्लीफाइड अर्थव्यवस्था में दो इंस्टीट्यूशंस हैं, दो संस्थाएं हैं, एक फर्म है और उस फर्म का कोई मालिक एक व्यक्ति है, साथ में एक इंसान है जो अपना काम करने जा रहा है फर्म में, ठीक है, जहां पर जाकर के वो अपना लेबर बेचता है। अच्छा, तो अब हो क्या रहा है, इसी को देखते हैं, इसमें वही सारी चीजें जिसमें आपको समझ में, फिर से वही चीज समझ में आएगी कि पूरी अर्थव्यवस्था में भी जितने का लेन देन हो रहा होता है ना, उससे काफी कम मुद्रा की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि मुद्रा कई बार हाथ बदल रहा होता है, हस्तांतरण हो रहा होता है उसका कई बार। इसी चीज को देखते हैं। तो होता क्या है, देखिए, फर्म और श्रमिक, देखिए, फर्म और श्रमिक की औसत मुद्रा धारिता 50 रुपए के बराबर हो गई। क्यों, एक फर्म है, वो फर्म क्या कर रही है, फर्म जो आपका लेबर है उसको सैलरी दे रही है। ठीक, 100 रुपए का लेबर ने अपना श्रम बेचा तो उसको 100 रुपए मिल गए। ठीक है, इसने क्या बेचा, श्रम, और इसको मिल के आ गया 100 रुपए। अच्छा, फर्म ने क्या किया, फर्म ने सामान बेचा, तो लेबर ने वो 100 रुपए के लिए उसको फिर से फर्म को 100 रुपए का पेमेंट कर दिया। तो हो क्या रहा है कि 100 रुपए का लेन देन लेबर और फर्म के बीच में हो रहा है, और लेबर जो है वो अपना श्रम बेच रहा है और फर्म जो है वो अपना सामान बेच रही है। तो अगर हम लोग सिर्फ मौद्रिक ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, मौद्रिक लेन देन को देखेंगे, तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि लेबर जो है उसको क्या मिल रहा है, 100 रुपए मिल रहे हैं सैलरी के रूप में, और फर्म है उसको क्या मिल रहा है, 100 रुपए मिल रही है सामान, क्योंकि उसने बेचा है इस वजह से, तो उसको रेवेन्यू के रूप में मिल रहा है फर्म को, और सैलरी के रूप में मिल रहा है लेबर को। अब ये 100 और 100 रुपए दोनों को आप देखोगे तो टोटल ट्रांजैक्शन 200 रुपए का हो गया। कितने का हो गया, 200 रुपए का। लेकिन दोनों की ही जो औसत आपकी धारिता देखोगे, किसकी औसत मुद्रा धारिता, वो 50 रुपए के बराबर ही आ जाती है। ठीक, अच्छा, तो क्या हो रहा है, इस प्रकार अर्थव्यवस्था में समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग 100 रुपए के बराबर है। कितने के बराबर है, पूरी अर्थव्यवस्था में। और पूरी अर्थव्यवस्था में कौन कौन है, दो संस्थाएं हैं, तो फर्म और लेबर दोनों को औसतन 50-50 चाहिए था, तो दोनों का अगर आप औसत मिला लोगे तो औसतन अर्थव्यवस्था में जो मांग है किसकी, रोकड़ की या मुद्रा की, वो कितने की हो रही है, 100 की हो रही है। तो क्या हो रहा है, और इस अर्थव्यवस्था में मासिक समव्यवहार जो टोटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो 100 रुपए तो आपको लेबर को मिल रहा है और 100 रुपए फर्म को भी मिल रहा है, तो टोटल ट्रांजैक्शन जो है, कुल लेन देन है, वो 200 का हो गया है। ठीक, तो 200 का लेन देन हो रहा है, लेकिन जो आपकी मुद्रा की मांग है वो कितनी हो रही है, कुल अर्थव्यवस्था में 100 की हो रही है। ठीक, ये तो एक एक की है। अच्छा, तो कोई अगर ऐसा बोले कि जितने भी लेन देन हो रहे हैं उसकी जस्ट आधी आपको मांग होगी, ऐसा नहीं है, उससे कम होगी। वो कम आधा होगा, 1/4 होगा, 1/10 हिस्सा होगा, क्या होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बस ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास औसत नकद धारिता होगी उसका एक छोटा, वो काफी छोटा होगा किसकी तुलना में, जो कुल लेन देन है उसकी तुलना में। ठीक है, अच्छा, तो क्या हो रहा है,
फर्म 100 रुपए का मूल्य का उत्पाद श्रमिक को बेचती है और श्रमिक 100 रुपए मूल्य की सेवा फर्म को बेच देता है। ये तुम लोगों ने देखा ही था। क्या हुआ, अतः किसी भी इकाई अवधि में, इकाई अवधि का मतलब क्या हुआ कि किसी महीने में या किसी वर्ष में इस अर्थव्यवस्था में सम व्यवहार के लिए यानी कि ट्रांजैक्शंस के लिए मुद्रा की जो मांग है वो सम व्यवहार की कुल मात्रा का एक अंश मात्र होगी। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक जो हम लोगों ने समझने की कोशिश की है, जिसके लिए हम लोगों ने इतनी स्लाइड्स लगाई हैं। ठीक, अच्छा फिर क्या हुआ, द ट्रांजैक्शन डिमांड, ये वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, फॉर मनी ऑफ द इकोनॉमी इज अगेन अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम। क्या है, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब एक छोटा सा हिस्सा है, ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द इकोनॉमी ओवर ए यूनिट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, किसी समय के अंदर ऐसा होगा। तो ये बात हम लोगों ने समझ ली। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ नोटेशंस पे चले आते हैं। जैसे हम लोग जब बचपन में पढ़ते हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि v से हम लोग वेग दिखाएंगे। ठीक है, वेग, वेग मतलब वेलोसिटी, ऐसे हिंदी में जब पढ़ते हैं, है ना, कुछ भी किसी चीज को हम लोग x मान लेते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस के लिए जो मनी की डिमांड है उसको हम लोग यहां पर अपनी बुक में कैसे दिखा रहे हैं, m मतलब मनी, d मतलब डिमांड, किस लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए। क्यों, क्योंकि एक और चीज भी थी, मैंने आपको बताया था स्पेकुलेटिव मोटिव था, जिसको हम लोग बोलते थे कि प्रत्याशित क्या है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। उस वजह से जो मनी की डिमांड होती है उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, मनी डिमांड, और एस मतलब स्पेकुलेशन, टी मतलब ट्रांजैक्शन। तो इस वजह से बस अलग अलग नोटेशन है। कई लोग क्या करते हैं, नोटेशंस को देख करके घबरा जाते हैं। इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है, ये बस एक तरीका दिखाने का। भाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऐसे लाइन खींच दी, इसको एम बोल दिया। ये एम थोड़ी एक डिजाइन है, हमें बचपन से बताया जाता तो हम इसको लेकर के नहीं डरते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसा दिखाया जाता तो कुछ लोग डर जाते हैं। ठीक, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है, सामान्य अर्थों में मुद्रा की समव्यवहार मांग जो है वो अगर हम ऐसे दिखाएं तो, कुछ और भी दिखा सकते हो आप, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड में यहाँ पर ट्रेडिशनली अगर ऐसे दिखा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो आपकी मांग होगी वो क्या हो जाएगी, K टाइम्स T। ध्यान से समझिएगा। देखो हम लोगों ने जो उदाहरण दिया था उसमें क्या हो रहा था, हमारी अर्थव्यवस्था में जो कुल मांग थी किसकी, मुद्रा की, वो 100 रुपए आ रही थी और कुल लेन देन कितने का हो रहा था, 200 का। अच्छा, और हम लोगों ने बोला था कि इसका एक फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन को हम लोगों ने कुछ अनुपात बोल दिया। फ्रैक्शन होता है एक से छोटा, एक से छोटे को हम लोग किसका बोलते हैं, जैसे आधे को हम लोग क्या बोल देते हैं, 0.5, एक चौथाई को क्या बोल देते हैं, 0.25। तो यहाँ पर जो K है वो क्या दिखा रहा है, एक फ्रैक्शन दिखा रहा है। और अगर फ्रैक्शन दिखा रहा है तो K का जो मान है वो कहां से कहां तक होगा, सोचो, 0 से तो बड़ा होगा ही भाई, नहीं तो 0 हो जाएगा। अरे भाई 100 का मैं बोलूं कि 0वां भाग तो 0 हुआ, 100 से आपने 0 में गुणा किया, लेकिन मैं बोलूं 10वां भाग तो 0.1 से गुणा करोगे 100 में तो 10 मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैंने बोला कि 100 का 10वां भाग कितना होगा, तो आप 10वें भाग को बोलते हो 1/10, तो आपने क्या किया, 10 आ गया, तो 10 जो है वो 100 के 1/10 भाग के बराबर हो गया। ठीक, अच्छा, लेकिन आप साथ में समझ लो K जो है वो एक हिस्से को दर्शा रहा है, इसी वजह से जो K है वो क्या हो जाएगा आपका, 1 से छोटा रहेगा, 1 से बड़ा नहीं हो पाएगा। तो 0 से लेकर के 1 के बीच में ही K का मान जाएगा। हमारे उदाहरण में K जो है वो आ रहा था 0.5। ठीक, जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो, लेकिन ये चीज आपको निकल करके आ जाएगी कि आपके जो भी मुद्रा की समव्यवहार की मांग होगी ना, किसमें, समव्यवहार के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए, उसको अगर हम लोग ऐसे निरूपित करेंगे तो जो ट्रांजैक्शंस हैं जिसको हम लोगों ने T से निरूपित किया हुआ है, यहाँ पर 200 है, वही 200 यहाँ पर T समझ लो आप, उसका एक हिस्से के बराबर हो गया और वो हिस्से को हम लोगों ने K से निरूपित किया है। तो हमारी जो कुल मिलाकर के बात निकल करके आती है वो ये आ जाती है। ठीक है, कि हम लोग कुल ट्रांजैक्शंस के एक हिस्से के रूप में मनी डिमांड को दिखा सकते हैं जो ट्रांजैक्शंस के लिए है। ओके, जहां T क्या है, एक इकाई समयावधि में अर्थव्यवस्था में समव्यवहार का कुल मूल्य है, जो हम लोगों ने बताया था कि ये 200 है। ठीक है, समव्यवहारों का कुल मूल्य, टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है, और K एक धनात्मक अंश है और K का जो मान है 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। यहां तक बात समझ में आ गई, कुछ अभी डरने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, M D T, ये कुछ K टाइम्स है, K 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, और किस में गुणा कर देना है, जो टोटल वैल्यू है ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आपको अब ऐसा शायद लग रहा हो कि 200 रुपए हर महीने का जो समव्यवहार है, जो ट्रांजैक्शन है, उसके लिए हमें अर्थव्यवस्था में 100 रुपए मूल्य की ही मुद्रा शेष का ही प्रयोग करना पड़ रहा है। मतलब हम 100 रुपए का प्रयोग करके ही अर्थव्यवस्था में 200 रुपए का लेन देन कर ले रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो जा रहा है, ऐसा जो पूरी प्रोसेस में आपको समझाया कि क्यों हो रहा है ऐसा, उसका अगर सीधा सीधा उत्तर समझ में आता है तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वही रुपए है वो 2 बार हाथ चेंज कर रहा है। हाथ चेंज करने का मतलब क्या हुआ, मैं हूं और आप हैं।
आपने मुझसे कोई चीज खरीदी तो मैंने आपको सामान दिया, आपसे मैंने पैसे लिए, फिर उल्टा क्या हुआ, मैंने आपसे कुछ खरीदा तो मैंने फिर से आपको वो पैसे दिए। तो मान लीजिए 10 रुपए में मेरे पास बिस्किट और आपके पास पेन है, आपको बिस्किट खरीदना है तो आपने मुझे 10 रुपए दिए, मैंने आपको बिस्किट दे दिया। ठीक, अब मुझे पेन खरीदना है तो फिर मैंने आपको 10 रुपए दिए तो आपने मुझे पेन दे दिया। तो जो ट्रांजेक्शन है, कुल लेन देन है, वो तो 20 रुपए का हुआ। 10 रुपए का पेन खरीदा गया अर्थव्यवस्था में और 10 रुपए का बिस्किट खरीदा गया, लेकिन उस लेन देन को करने के लिए जो मुद्रा की आवश्यकता पड़ी वो 10 रुपए की ही पड़ी। वही 10 रुपए मेरे पास आया, वही 10 रुपए आपके पास चला गया। तो जितनी बार मुद्रा एक दूसरे के हाथ से होती हुई जाएगी उतने ही कम मुद्रा से आप ज्यादा से ज्यादा लेन देन कर सकते हो, ट्रांजैक्शन उतने ही ज्यादा हो सकते हैं। तो इसका जो उत्तर आता है वो यही आ जाता है सीधा सीधा। ऐसा इसलिए है क्योंकि महीने में 2 बार, कितनी बार, 2 बार प्रत्येक रुपए का हस्तांतरण हुआ है। हस्तांतरण समझ रहे हैं, हाथ एक के हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, तो इस वजह से ऐसा हो पाया। ठीक है, अब क्या हुआ, मुद्रा की एक इकाई अवधि में, एक इकाई का मतलब 1 रुपया मान लीजिए, एक इकाई अवधि मतलब 1 महीने में जितनी बार हस्तांतरण होता है, अभी तो हम लोगों ने अपने उदाहरण में एक ही बार चेंज किया, होता क्या है वास्तविक अर्थव्यवस्था में तो बहुत बार हाथ चेंज कर रही होती है। ठीक है, आपने किसी से सब्जी खरीदी, सब्जी वाले ने किसी से कुछ और खरीदा, उसने किसी और से कुछ और खरीदा, तो वही रुपए वहां पर घूमता चला जा रहा है। ठीक, तो क्या होता है, जितनी बार हस्तांतरण होता है उससे हम लोग मुद्रा का संचलन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संचलन वेग। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। कितनी तेजी से सर्कुलेशन हो रहा है, कितना ज्यादा हाथ, मतलब समझ लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था में 1 रुपए जो है वो अगर 50 बार हाथ बदल दे रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि 50 हो गया। 50 क्या हो गया, संचलन वेग, किसका, सर्कुलेशन मनी जो है ना उसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन मनी हम लोग उसको बोल देते हैं। ठीक, अच्छा अब समझिए, उपयुक्त उदाहरण में 2 था, हम लोगों ने जो अपना उदाहरण दे रखा था उसमें कितना था, 2 था। क्यों, क्योंकि 2 बार हाथ बदल रहा था, एक बार फर्म दे रही थी लेबर को और एक बार लेबर दे रहा था फर्म को। ठीक, तो 2 हो रहा था। औसत रोकड़ धारिता, एवरेज कैश होल्डिंग और समव्यवहार, समव्यवहार मूल्य के अनुपात, समव्यवहार कितने का था, 200 का था। तो आपने 100 रुपए था आपकी एवरेज, उस अर्थव्यवस्था में क्या, एवरेज रोकड़ धारिता, एवरेज कैश होल्डिंग और 200 रुपए का ट्रांजैक्शन था। तो 100/200 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 का उल्टा होता है 2, है ना, 1/2 का उल्टा होता है ना, 1/2 है, इसको भी आपने 1/2 कर दिया, 1/1/2, तो ये आपका आ जाएगा 2। ये जो 2 है वो कहां से आया, वो यहीं से आया, 1/2 का उल्टा। और 1/2 क्या था, 1/2 आपकी औसत रोकड़ धारिता और समव्यवहार मूल्य का जो अनुपात था वो था, और उसका आपने उल्टा कर दिया तो आपको 2 मिल गया। और 2 क्या है, वेग है, संचलन वेग है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन मनी है। ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग बोल देंगे 1/k इंटू md/dt। क्यों, ये कहां से आया, अब लोग, कुछ लोग इस तरह का चीजें इक्वेशंस देख करके लोग, कुछ लोग डरते हैं, कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इतना तो समझ ही चुके थे, ये जो है वो k टाइम्स t किया हुआ था। अब ये k अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा, 1/k इंटू md/t, ये हो जाएगा t के बराबर। अब 1/k की ही जगह हम लोग वेलोसिटी बोल दे रहे हैं, वेलोसिटी को हम लोग ने v से दिखा दिया। ठीक, वेलोसिटी मतलब वेग, अब md/t ये हो गया t के बराबर। यही चीज लिखी हुई है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। देखो ये हो गया आपका, ठीक है, फिर क्या है, v.m.t, ये वही चीज है जहां पर आपका v जो है वो 1/k संचलन वेग के बराबर है। तो v और ये जो k हम लोगों ने माना हुआ था, k क्या था, औसत धारिता जितनी थी नगद की और जो टोटल ट्रांजैक्शंस थे उनके अनुपात को हम लोगों ने k निरूपित किया हुआ था। तो उसी का ठीक उल्टा वेग होता है। तो अगर पूछ लिया जाए इंडिपेंडेंटली तो आप इसको भी समझ जाइएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी ट्रांजैक्शन वाली साइड से चीजों को देखा, इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग स्पेकुलेटिव साइड से देखेंगे, फिर मनी सप्लाई को देखेंगे और वहां से जाकर के कुछ चीजें जो कंक्लूजन्स हैं कि इंटरेस्ट रेट की वजह से कैसे मनी सप्लाई घट रही है, इंटरेस्ट रेट के साथ कैसे मनी सप्लाई बढ़ रही है, और साथ में इंटरेस्ट रेट जैसे से बढ़ती आ रही है वैसे से मनी डिमांड कम क्यों हो रही है, इन सारी चीजों को समझेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।